तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे मुस्लिम लॉ का जो न्यू टॉपिक है आपका वो है पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी, जनकता और धर्मजत्व। इस पर बात चलेगी यहाँ करके। तो इसमें जो बात चलेगी वो चलेगी पेरेंटेज, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी, जनकता, मातृत्व और पितृत्व, ये क्या होता है इस पर बात चलेगी। देखिएगा, बात ये चलेगी कि जनकता क्या है। मीनिंग ऑफ पेरेंटेज, इसका क्या मतलब होता है। मीनिंग ऑफ पेरेंटेज से मतलब होता है कि माता पिता और बच्चों, इनके बीच जो रिलेशन होता है, माता पिता और बच्चों, फादर मदर एंड चाइल्ड, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को कहते हैं हम जनकता। मातृत्व क्या होता है। मातृत्व का मतलब होता है, मातृत्व का जो मीनिंग होता है, मैटरनिटी का जो मीनिंग है वो होता है कि माता और बच्चों के बीच में जो एक लीगल रिलेशनशिप होता है, विधिक संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं, मातृत्व। माता और बच्चों के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको मातृत्व कहते हैं। पैटर्निटी, पितृत्व क्या होता है, पिता और बच्चों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, पितृत्व। तो मातृत्व जो होता है, मातृत्व, मैटरनिटी, माता और बच्चों के बीच में जो विधिक संबंध होता है, माता और बच्चों के बीच में जो विधिक संबंध होता है वो क्या कहलाता है, वो मैटरनिटी कहलाता है। पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध होता है, विधिक संबंध होता है, पिता और बच्चों के बीच में जो विधिक संबंध होता है वो पैटर्निटी कहलाता है। अब हम बात इस पर करेंगे कि मातृत्व हो या पितृत्व हो, ये दोनों अस्तित्व में आते कैसे हैं। मातृत्व और पितृत्व मुस्लिम विधि के अंतर्गत कैसे अस्तित्व में आते हैं। देखिएगा, इस पर बात करें कि मातृत्व और पितृत्व अस्तित्व में कैसे आते हैं, इससे पहले यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब बात मातृत्व की चलेगी या जब बात पितृत्व की चलेगी, मैटरनिटी की बात चले या पैटर्निटी की बात चले, तो मातृत्व क्या है, मैटरनिटी क्या है, तो माता और बच्चों के बीच में जो लीगल रिलेशन है, विधिक संबंध है, माता और बच्चों के बीच में लीगल रिलेशन है, वो क्या कहलाता है, मातृत्व कहलाता है। तो मातृत्व जहाँ स्थापित होता है, जहाँ विधिक संबंध माता और बच्चों के बीच में स्थापित होता है, उससे कुछ अधिकार और दायित्व जुड़े होते हैं, कुछ राइट होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। बच्चों के कुछ राइट होंगे तो बच्चों के कुछ ड्यूटीज भी होंगी माता के प्रति, माता के अपने बच्चों के प्रति कुछ अधिकार होंगे तो कुछ ड्यूटीज भी होंगी, जैसे भरण पोषण का अधिकार या फिर उत्तराधिकार में संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार। इसी प्रकार से जो पैटर्निटी है, पितृत्व है, ये बच्चों और पिता के प्रति एक विधिक संबंध है। तो विधिक संबंध के साथ में कुछ अधिकार और दायित्व जुड़े हुए हैं, ड्यूटीज हैं, राइट जुड़े हुए हैं। वो ड्यूटीज के संबंध में है, मेंटेनेंस से संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है, तो इसलिए इनकी बात चलती है। तो अब बात ये होगी, इस पर एक विधिशास्त्री हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है। विधिशास्त्री का नाम है तैयब जी। ये विधिशास्त्री हैं, तैयब जी कहते हैं, जब एक व्यक्ति कानून की दृष्टि में दूसरे का पिता या माता माना जाता है तब उस दूसरे व्यक्ति का पितृत्व या मातृत्व पहले व्यक्ति में सिद्ध माना जाता है। इन्होंने इतनी बात कही है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पिता या माता कानूनी दृष्टि से माना जाता है,
जब एक व्यक्ति कानूनी दृष्टि से किसी का माता माना जाता है या किसी का पिता माना जाता है, तो उस दूसरे व्यक्ति का पितृत्व या मातृत्व उस पहले व्यक्ति में होता है। जैसे उदाहरण से समझिएगा, ए बी का पिता है, ए जो है वो पिता है, ए फादर है, किसका फादर है, बी का फादर है, और ये जो है लीगल रूप से फादर है। इनके बीच में एक विधिक संबंध है, लेजिटिमेसी संबंध है, एक लीगल रिलेशन है। ए और बी के बीच में एक लीगल रिलेशन है। अगर ए और बी के बीच में एक लीगल रिलेशन है और वो लीगल रिलेशन काहे का है, पिता और पुत्र का संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है, तो ऐसी अवस्था में, और ये जो संबंध है वो विधिक संबंध है, कानूनी दृष्टि से संबंध है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये पैटर्निटी कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ एम, ये क्या है, ये माँ है, एम जो है माता है, मदर है, और ये क्या है, ये सन है। इनके बीच में अगर लीगल रिलेशन है, मदर और सन के बीच में अगर लीगल रिलेशन है, तो एम जो है वो एस की क्या है, माता है, उनके बीच के संबंध को क्या कहा जाएगा, मैटरनिटी। और इस संबंध से ए के बी के प्रति कुछ अधिकार और दायित्व होंगे, एम के एस के प्रति कुछ अधिकार और दायित्व होंगे जाकर के। यही बात जो विधिशास्त्री हैं तैयब जी, यही बात वो कहते हैं। देखिएगा, अब बात आती है कि मातृत्व कैसे स्थापित होता है। मातृत्व कैसे स्थापित होता है, हाउ टू स्टेब्लिश मैटरनिटी। देखिएगा, एक माँ और एक बच्चे के बीच में जो लीगल रिलेशन होता है वो मातृत्व कहलाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पुत्र या पुत्री कहलाता है, और ये जो संबंध है सुन्नी विधि में, चाहे वो कैसा हो, औरस हो चाहे जारज हो, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, मातृत्व का संबंध होता है। इनके बीच का जो संबंध होता है वो मातृत्व का संबंध होता है। देखिएगा, यहाँ पर जनरल रूल ये है कि मातृत्व जो होता है एक वैध विवाह से उत्पन्न संतान के बीच में होता है। जनरल रूल जो है वो ये है कि मातृत्व जो होगा जाकर के वो एक वैध विवाह से उत्पन्न संतान और उसकी माता के बीच के लीगल रिलेशन को जो है क्या कहेंगे, हम मातृत्व कहेंगे। परंतु यहाँ पर जो सुन्नी विधि है वो ये कहती है कि अगर कोई स्त्री ऐसी है जो अविवाहित नहीं है और उसने किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, तो उस पुत्र पुत्री के संबंध में वो स्त्री जो होगी, उनके बीच का जो रिलेशन होगा, लीगल रिलेशन होगा, वो मातृत्व का होगा। और ऐसा पुत्र या पुत्री
जो कैसा है, नाजायज है। क्यों नाजायज है? क्योंकि उसका जन्म जो है वो एक ऐसी स्त्री से हुआ है जो अविवाहित है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है। तो ऐसी स्त्री से उसका जन्म हुआ है, तो ऐसी पुत्र या पुत्री अपने माता की संपत्ति से उत्तराधिकार पाएगी। जिस पुरुष से वो जन्मी होगी उनके बीच में, उसकी माता के बीच में चूंकि मैरिज है ही नहीं, एक वैलिड मैरिज है ही नहीं, तो वो उस पुरुष से कुछ भी नहीं पाएगी मुस्लिम विधि के अंतर्गत, परंतु वो अपनी माता से वो उत्तराधिकार पाएगी, और माता के जो संबंधी होंगे वो उनकी संपत्ति में भी उत्तराधिकार पाएगी जाकर के। वहीं ये तो सुन्नी विधि की बात हो गई। वहीं शिया विधि क्या कहती है? शिया विधि यहां पर कहती है कि मातृत्व एक वैध विवाह से ही संपन्न होता है, उत्पन्न होता है। यहाँ पर सुन्नी विधि ये कहती है कि अगर एक ऐसी स्त्री है जिसने अनमैरिज रहते हुए किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, तो उस पुत्र पुत्री का उस स्त्री के बीच में जो लीगल रिलेशन होगा वो मातृत्व कहलाएगा। सुन्नी विधि इजाजत देती है, परंतु जो शिया विधि है वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे संबंध को इजाजत नहीं देंगे, वो स्त्री उस पुत्र की माता नहीं होगी। शिया विधि जो है वो कठोर है यहाँ पर। वो कहती है कि अगर किसी स्त्री ने अविवाहित रहते हुए, अनमैरिज रहते हुए किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, तो वो उस पुत्र पुत्री की माता नहीं कहलाएगी। उस पुत्र या पुत्री का उस स्त्री में मातृ से स्थापित नहीं होगा, क्योंकि शिया विधि जो है वो केवल विवाह के आधार पर, एक वैलिड मैरिज के आधार पर ही मातृत्व को अनुमति देती है। ये दोनों में अंतर है। फिर देखिएगा, तो यहां पर जो सुन्नी विधि थी, सुन्नी विधि में आपने देखा कि जो मैटरनिटी संबंध है वो चाहे अनमैरिज रहते हुए किसी स्त्री ने अगर किसी पुत्र पुत्री को जन्म दिया, उनके बीच के लीगल रिलेशन क्या कहेंगे? मैटरनिटी कहेंगे, मातृत्व कहेंगे। यहीं पर शिया विधि क्या कहती है कि अगर अनमैरिज रहते हुए उसने पुत्र पुत्री को जन्म दिया है तो उनके बीच के जो संबंध है वो होगा ही नहीं, लीगल संबंध कोई होगा ही नहीं, वो उसी माता कहलाएगी नहीं, परंतु सुन्नी विधि में वो कहलाएगी। तो आपने ये जाना कि सुन्नी विधि में अनमैरिज रहते हुए उसने पुत्र पुत्री को जन्म दिया है तो वो केवल अपनी माता की संपत्ति में उत्तराधिकार पाएगा, एक दूसरे के प्रति राइट ड्यूटीज होंगे। परंतु शिया विधि कहती है कि नहीं, हम ऐसे संबंध को वैलिड मानेंगे ही नहीं, ये वैध संबंध मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अनमैरिज रहते हुए उसने एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया है, तो ये कोई संबंध ही नहीं है, ये नाजायज है, वो उसकी माता मानी ही नहीं जाएगी शिया विधि में। इसलिए वो उस स्त्री से जिससे उसका जन्म हुआ है उसके प्रति कोई अधिकार दायित्व नहीं होंगे। अब देखिएगा और एक अलग बात कि अगर मैरिज होने पर एक वैलिड मैरिज हुई है, और उस वैलिड मैरिज हुई है चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वैलिड मैरिज के रिजल्ट में पुत्र पुत्री का जन्म हुआ है, तो ऐसा पुत्र पुत्री अपनी माता की संपत्ति और अपने पिता की संपत्ति दोनों में उत्तराधिकार पाएगा, और दोनों के प्रति अधिकार दायित्व होंगे जाकर के। हाउ टू एस्टेब्लिश पैटर्निटी, पितृत्व कैसे स्थापित होता है? देखिएगा, पितृत्व
कैसे स्थापित होता है, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर ही चुके थे कि अगर दोनों के बीच में विवाह वैलिड है, अगर दोनों के बीच में विवाह वैलिड है तो फिर वैलिड विवाह से जो उत्पन्न संतान होती है, दोनों बीच में वैलिड विवाह है, किनके किनके बीच में, एक पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों के बीच में एक वैलिड विवाह है, चाहे पुरुष और स्त्री शिया हो, चाहे पुरुष और स्त्री सुन्नी हो, इनके बीच में अगर एक वैलिड विवाह है, वैलिड मैरिज है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो उसका, इससे एक संतान उत्पन्न हुई तो ये जो पुरुष है इसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा, और ये जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, पेटर्निटी कहलाएगा, पितृत्व कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वैध विवाह से उत्पन्न संतान और उस संतान और उस पुरुष के बीच में जो उसकी माता से लीगली मैरिज है वो उसका क्या कहलाता है, पिता कहलाता है। और उस पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है, विधिक संबंध होता है, उसको पेटर्निटी कहते हैं। यहाँ पर एक विधिशास्त्री हैं, वो कहते हैं, विधिशास्त्री हैं विल्सन, वो कहते हैं पितृत्व उस व्यक्ति में स्थापित होता है जो इस बात का प्रमाण या विधिक उपधारणा से पिता कहा जाता है कि बच्चे को उसने किसी स्त्री से विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है जो उसकी वैध पत्नी है। तो विल्सन जो वही बात कहते हैं कि विल्सन कहते हैं कि अगर वैध विवाह एक पुरुष का किसी स्त्री के साथ एक लीगल मैरिज हुई थी और उससे अगर कोई बच्चा जो है वो उत्पन्न हुआ है तो पुरुष और उस बच्चे के बीच में जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, पेटर्निटी कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर विवाह लीगल है, विधिक है, वैध है, वैलिड है, तभी पितृत्व स्थापित होगा। अगर विवाह वैध है तो पितृत्व स्थापित नहीं होगा जाकर के, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिएगा, तो ये तो आपने जाना ये पेरेंटेज, मैटरनिटी, पैटर्निटी। अब बात चलेगी लेजिटिमेसी पर। लेजिटिमेसी, धर्मस्थता, धर्मस्थता क्या होती है? इस पर एक केस है कि धर्मस्थता क्या होती है, लेजिटिमेसी क्या होती है। तो सिंपल सा अर्थ है कि लेजिटिमेसी तभी होगी, धर्मस्थता तभी होगी जब लीगल मैरिज, एक वैलिड मैरिज है और उससे उत्पन्न जो संतान है उनके उनके बीच का जो लीगल संबंध है, संतान और उस पुरुष के बीच का जो संबंध है, एक लीगल रिलेशन है, वो क्या कहेगा, धर्मस्थता कहलाएगी। ध्यान रखना, जो मैरिज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। अगर फॉर्मेटेड रिलेशनशिप के अंदर मैरिज हुई है तो वो कैसी होगी मैरिज, वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, वो वाइड होगी जाकर के। सही है। इस पर एक केस है हबीबुर रहमान चौधरी बनाम अल्ताफ अली चौधरी।
ये एक केस है धर्मावस्था के संबंध में। इस केस में जो है न्यायालय ने ये कहा कि मुस्लिम विधवा लड़के को धर्मज होने के लिए किसी पुरुष और उसकी पत्नी या दासी का बच्चा होना जरूरी है। इस केस में ये 1921 का केस है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि धर्मज होने के लिए किसी चाइल्ड के लिजिटमेस होने के लिए ये आवश्यक है कि वो चाइल्ड उसकी पत्नी जिसके बीच में उसका जो मैरिज है वो कैसा है, बैरिड मैरिज है, किसी पत्नी या उसकी दासी स्लेव से उत्पन्न अगर बच्चा है तो फिर वो कैसा कहा जाएगा, धर्मज कहा जाएगा। उसकी पत्नी के और उसकी पत्नी के बीच का बच्चा है तो वो धर्मज होगा, या उसकी दासी के बीच का बच्चा है तो वो धर्मज होगा। इस तरह से एक विस्तृत परिभाषा इस केस में दी गई थी। देखिएगा, और इस केस में आगे ये कहा था कि पत्नी शब्द से क्या तात्पर्य है, वाइफ। इस शब्द का क्या मतलब है, तो न्यायालय ने कहा था कि पत्नी, जहां पर ये शब्द लग जाता है कि कोई स्त्री किसी व्यक्ति की पत्नी है, इसका अर्थ ये लिया जाता है समाज में कि उसका और उसके बीच में एक विवाह अस्तित्व में है। और चूंकि विवाह जो होता है, विवाह का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता, विवाह का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि हाँ हमारे इनके बीच में एक विवाह हुआ है। आज वर्तमान की स्थिति है तो ये है कि अगर व्यक्तियों के बीच में मैरिज होता है तो आप जो है उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता था कि एक व्यक्ति का दूसरे स्त्री से जो विवाह है वो हुआ है या नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि कोई स्त्री किसी की पत्नी है या उनके बीच में विवाह हुआ है, तो फिर पुरुष के द्वारा एक्नॉलेजमेंट अगर कर दिया जाए तो भी मान लिया जाएगा कि वो उसकी पत्नी है। अगला इस पे केस है गौतम कुंडू बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य।